नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज का हमारा टॉपिक है हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय। इससे पहले की वीडियो में हमने सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। ये पॉलिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज की इस वीडियो से आपको एक प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इससे पहले हमने पॉलिटी के बहुत से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया है, जैसे कि संविधान सभा, संविधान के स्रोत, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, संसद, विधानसभा, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़। मतलब कि जो भी पॉलिटी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं मैंने उन्हें पहले कवर कर दिया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लेना। मैंने बहुत ही शॉर्ट में और एग्ज़ाम ओरिएंटेड फैक्ट आपको बताए हैं, तो वीडियो को ज़रूर देख लेना। इससे पिछली वीडियो में हमने सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ा था और आज की इस वीडियो में हम उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो में हम पहले जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो ये फुल फ्लेज वीडियो होने वाली है आपके लिए, इसीलिए चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि भारत में सबसे पहले किस उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो देखा जाए तो भारत में सबसे पहले 3 उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तीनों ही उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई थी और इन तीनों में भी अगर देखा जाए तो सबसे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1862 को हुई थी और उसके बाद बम्बई उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। इसकी स्थापना 14 अगस्त 1862 को हुई और उसके बाद मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1862 को हुई थी। ये तीनों ही आप याद रखिएगा। इससे यही पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले किन 3 हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। तो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, और इन तीनों हाई कोर्ट की स्थापना सन 1862 में हुई थी, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं कि जो ये उच्च न्यायालय है इसका वर्णन हमारे संविधान के भाग 6 में किया गया है। कहाँ तक? अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक। तो आज की इस वीडियो में हम जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं हाई कोर्ट से रिलेटेड उन सभी को पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 214। तो जिस प्रकार पूरे देश का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। उसी प्रकार राज्यों का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा होता है? हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। तो अनुच्छेद 214 में क्या कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। मतलब कि हर एक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। पर वर्तमान में देखा जाए तो कितने उच्च न्यायालय हैं? तो याद रखिएगा वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं, 25 हाई कोर्ट हैं, याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। और देखा जाए तो इस अनुच्छेद में कहा गया था कि हर एक राज्य का एक उच्च न्यायालय होना चाहिए, पर वर्तमान में तो 25 उच्च न्यायालय हैं। और वैसे देखा जाए तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, पर हाई कोर्ट 25 ही हैं। पर उसके बाद अनुच्छेद 231 में ये कह दिया गया था कि अनुच्छेद 231 के अनुसार अगर संसद चाहे तो कानून बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही संयुक्त उच्च न्यायालय का प्रावधान रख सकती है। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि हर एक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो। अगर संसद चाहे तो कानून बनाकर 2 राज्यों के लिए या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का प्रावधान कर सकती है। इसीलिए याद रखिएगा, हमने देखा भी है कि 2 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होता है। जैसे कि आप देखेंगे उदाहरण के लिए पंजाब और हरियाणा के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। तो चलिए पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनके लिए संयुक्त उच्च न्यायालय है। तो मैंने इस स्लाइड में जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक ही न्यायालय है उन्हें कवर कर दिया है। और एग्ज़ाम में इसे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब वहाँ पूछ लिया जाएगा कि बताइए तमिलनाडु और पुदुचेरी के लिए
कौन सा हाई कोर्ट है, तो एक ही हाई कोर्ट है, मद्रास हाई कोर्ट। ये मैंने उदाहरण के लिए बताया है। इसी प्रकार जितने भी संयुक्त उच्च न्यायालय हैं मैंने इस स्लाइड में कवर कर दिए हैं ताकि आपको याद रहे। सबसे पहले देखते हैं कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ इन तीनों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। कौन सा? पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट। तो पंजाब, हरियाणा ये राज्य हैं और चंडीगढ़ राजधानी है। तो इन तीनों के लिए एक ही हाई कोर्ट है, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट। उसके बाद देखते हैं कि महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली और दमन दीव इन तीनों के लिए एक ही हाई कोर्ट है, मुंबई हाई कोर्ट। याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं कि तमिलनाडु और पुदुचेरी इनके लिए एक ही हाई कोर्ट है, मद्रास हाई कोर्ट। ये दोनों के लिए है, तमिलनाडु और पुदुचेरी। उसके बाद देखते हैं कि कोलकाता हाई कोर्ट, इसका अधिकार क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। कई बार पूछा गया है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो याद रखिएगा कोलकाता हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगर आप मैप में देखेंगे तो ये है कोलकाता और उसी के सामने अगर आप नीचे की ओर देखेंगे तो ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो इसी के बिल्कुल सीधा है कोलकाता हाई कोर्ट। अगर आप देखेंगे तो केरल हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में लक्षद्वीप आता है। केरल और लक्षद्वीप ये दोनों आते हैं। तो लक्षद्वीप के सामने हैं केरल, तो ये दोनों में आपको अक्सर कन्फ्यूज़न होती है। तो लक्षद्वीप के सामने है केरल, तो केरल हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र आता है लक्षद्वीप पर। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सामने है कोलकाता, तो कोलकाता हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर। ये दोनों ही याद रखेगा, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो केरल हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र केरल पर तो होगा ही और साथ ही साथ लक्षद्वीप पर भी है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम और नागालैंड इन 4 राज्यों पर है। इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम और नागालैंड। उसके बाद देखते हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट। पहले तो जम्मू कश्मीर एक राज्य था, पर आपको पता है अब ये 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ चुका है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इन दोनों के लिए संयुक्त रूप से एक ही उच्च न्यायालय है। अभी तो कौन सा है वो? तो वो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट है। तो ये जितने भी संयुक्त उच्च न्यायालय हैं मैंने इस स्लाइड में कवर कर दिए। आशा करता हूँ अब आपको ये याद रहेंगे। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो अनुच्छेद 214 के बाद आगे अब हम देखते हैं अनुच्छेद 215। इसमें क्या कहा गया है कि उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। जिस प्रकार हमने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा था उसी प्रकार सेम है कि उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, यानी कि जो भी उच्च न्यायालय के फैसले हैं इन्हें एक रिकॉर्ड के तौर पर संभाल कर रखा जाएगा। यानी कि अगर उच्च न्यायालय कोई भी फैसला सुनाता है तो उसके जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनको वो फैसला मानना पड़ेगा, और जो ये उच्च न्यायालय का फैसला होगा इसे साक्ष्य के तौर पर भी यानी कि रेफरेंस के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर उच्च न्यायालय ने किसी भी मामले में कोई फैसला सुनाया तो आने वाले समय में जो उसके अधीनस्थ न्यायालय हैं वो उस फैसले को एक रेफरेंस के तौर पर यानी कि एक साक्ष्य के तौर पर भी शामिल कर सकते हैं, याद रखिएगा। तो आगे देखते हैं अनुच्छेद 216। तो इसमें क्या कहा गया है कि उच्च न्यायालय का गठन, उच्च न्यायालय के गठन के बारे में बताया गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होंगे। तो एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश मिलकर एक उच्च न्यायालय का गठन करेंगे, ये याद रखिएगा। देखिए मुख्य न्यायाधीश के बारे में तो बताया गया है कि प्रत्येक हाई कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होगा, पर जो अन्य न्यायाधीश हैं इनकी संख्या के बारे में नहीं बताया गया। और न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं। जिस राज्य में जितनी जनसंख्या है वहाँ पर कितने मुकदमे आते हैं उसी के आधार पर राष्ट्रपति वहाँ पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। पर हर राज्य में जो हाई कोर्ट है उसमें एक मुख्य न्यायाधीश तो होगा, पर जो अन्य न्यायाधीश हैं इनकी संख्या का निर्धारण इसमें नहीं बताया गया है। अनुच्छेद 216 में इसकी संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति करेंगे वहाँ की जनसंख्या और मुकदमों के हिसाब से, याद रखिएगा। अब हम आगे देखते हैं।
तो आगे अब हम देखते हैं अनुच्छेद 217। तो इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, योग्यता और उन्हें पद से हटाना कैसे है, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसका वर्णन है। तो सबसे पहले देखते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, उसी प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, याद रखिएगा। और अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपना त्यागपत्र देना है तो वो राष्ट्रपति को ही देंगे। नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अगर उन्हें त्यागपत्र देना है तो वो भी राष्ट्रपति को ही देंगे, याद रखिएगा। तो आगे अब हम देखते हैं, हमने ये तो देख लिया कि नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, पर किसके परामर्श पर की जाती है, यानी किसके सलाह पर की जाती है, यही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो पहले वो देख लेते हैं। तो देखिए, हर एक हाई कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश होगा और बाकी अन्य न्यायाधीश होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा उसकी नियुक्ति किस प्रकार की जाएगी। तो राष्ट्रपति तो होंगे ही, क्योंकि वही तो नियुक्ति करेंगे, पर किसके सलाह पर करेंगे, तो CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल। तो जिस भी राज्य के हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है, उस राज्य के राज्यपाल और CJI इनके परामर्श पर ही राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं कि जो अन्य न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति किस प्रकार की जाएगी। तो इसमें भी ये तीन तो कॉमन रहेंगे, यानी कि राष्ट्रपति यही तो नियुक्ति करेंगे और CJI भी रहेंगे और राज्यपाल भी रहेंगे, और उसी के साथ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी उसमें रहेंगे। क्योंकि जो पहला केस था इसमें तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की ही नियुक्ति करनी थी, तो वो तो रह नहीं सकते, पर दूसरे केस में हमें जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति करनी है। तो इसमें जो उस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा उसका भी परामर्श राष्ट्रपति को लेना पड़ेगा। तो आगे अब हम योग्यता और पद से हटाने की प्रक्रिया देखने से पहले अनुच्छेद 219 देख लेते हैं, क्योंकि इसमें शपथ के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 219 में ये बताया गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाएगा। और यहीं पर अक्सर हम गलती करते हैं, क्योंकि बाकी हम यही पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति ही नियुक्ति करेंगे, त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देना है, तो शपथ पर राष्ट्रपति नहीं दिलाएंगे। शपथ कौन दिलाएगा, तो राज्यपाल दिलाएगा। जिस भी राज्य में वो हाई कोर्ट है उस राज्य के राज्यपाल ही शपथ दिलाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल दिलाते हैं। अगर मान लीजिए राज्यपाल अनुपस्थित हैं तो राज्यपाल के द्वारा जो भी अधिकृत व्यक्ति है जिसको राज्यपाल कहेंगे उसके द्वारा ही शपथ दिला दी जाएगी। पर दिलाई किसके द्वारा जाती है, राज्यपाल के ही द्वारा दिलाई जाती है। तो हमने अनुच्छेद 219 पढ़ लिया। अब हम अनुच्छेद 217 में जो बच गया है, क्योंकि हमने नियुक्ति देख ली, अब हम योग्यता और पद से हटाने की प्रक्रिया ये देख लेते हैं। नियुक्ति के बाद आगे हम देख लेते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो वो भारत के नागरिक होने चाहिए, ये तो इम्पोर्टेंट है। उसी के साथ जो ये दो कंडीशन हैं उसमें से एक फुलफिल होनी चाहिए, क्योंकि देखिए बीच में यह लिखा है, यानी कि वो भारत के नागरिक तो होने चाहिए, ये तो ज़रूरी है, और बाकी की जो ये दो कंडीशन हैं इसमें से एक भी फुलफिल होती है तो वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने योग्य हैं। तो सबसे पहले क्या है कि वो कम से कम 10 वर्षों तक किसी भी न्यायालय में न्यायिक पद पर रह चुके हों, यानी कि वो कम से कम 10 वर्षों तक किसी भी अधीनस्थ न्यायालय जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें वो जज के पद पर रह चुके हों, न्यायिक पद पर रह चुके हों। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो वो किसी राज्य के या 2 से अधिक राज्यों के भी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुके हों, यानी कि वकालत कर चुके हों, वो किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक। एक भी न्यायालय हो सकता है या एक से अधिक भी। मान लीजिए उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में 10 वर्षों तक वकालत की, तब भी वो इसके योग्य हैं। अगर मान लीजिए उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक वकालत की हो और पटना हाई कोर्ट में भी 5 वर्ष तक वकालत की हो, तो दोनों को मिलाकर भी 10 वर्ष हो गए, तब भी वो योग्य हैं। यहाँ पर लिखा है ना कि किसी राज्य के या 2 से अधिक राज्यों के भी अगर वो 10 वर्षों तक वकालत कर लेते हैं तो वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने योग्य हैं। आशा करता हूँ आपको योग्यता समझ आई होगी।
उसी के साथ देख लेते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर 62 वर्ष की आयु तक ही बने रह सकते हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, 65 वर्ष की आयु तक। पर जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं ये केवल 62 वर्ष की आयु तक ही पदासीन रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने ये प्रस्ताव रखा है कि इनकी आयु सीमा बढ़ाकर 65 वर्ष कर देनी चाहिए, पर अभी हुई नहीं है। अभी है कितनी, 62 वर्ष ही है। इसीलिए याद रखेगा, सुप्रीम कोर्ट का 65 वर्ष और हाई कोर्ट का 62 वर्ष। अब हम आगे देखते हैं। और योग्यता के बाद आगे हम देखते हैं कि न्यायाधीशों को उनके पद से हटाना कैसे है। तो ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया पढ़ी थी, वही सेम प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी उनके पद से हटाने की है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किन कारणों से उसके पद से हटाया जा सकता है। तो दो ही कारण हो सकते हैं, एक है कदाचार यानी कि मिसबिहेवियर, और दूसरा है अक्षमता, इनकैपेसिटी। तो कदाचार में ही संविधान का उल्लंघन भी आ जाता है, याद रखेगा। तो कदाचार और अक्षमता के आरोप से ही इन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है, मतलब कि उसका प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो जो प्रस्ताव भी होगा इनको हटाने का, वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है, यानी कि लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। पर एक बात ज़रूर याद रखिएगा, अगर ये जो प्रस्ताव है लोकसभा में लाया जाएगा तो कम से कम 100 सदस्य लोकसभा के इसके समर्थन में होने चाहिए, और अगर ये प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाएगा तो कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, तभी ये प्रस्ताव आगे बढ़ पाएगा, मतलब कि उस सदन में पेश हो पाएगा। मान लीजिए किसी एक सदस्य का मन किया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से हटा देना चाहिए, तो ऐसे हट नहीं जाएगा, उसका प्रस्ताव ही नहीं पेश हो पाएगा जब तक लोकसभा में 100 सदस्य इसके पक्ष में नहीं होंगे, और राज्यसभा में अगर पेश किया जाए तो 50 सदस्य इसके पक्ष में नहीं होंगे, तब तक ये प्रस्ताव ही सदन में पेश नहीं किया जा सकता। मान लीजिए ये प्रस्ताव सदन में पेश हो गया, अगर लोकसभा में पेश हो गया तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे पहले तो इन आरोपों की जांच करवाएंगे। तो जिस भी सदन में प्रस्ताव पेश किया जाएगा सबसे पहले उस सदन का अध्यक्ष उनके ऊपर जो, मतलब कि जो न्यायाधीश के ऊपर आरोप लगे हैं उनकी जांच करवाएंगे, और प्रस्ताव के पेश हो जाने के बाद संसद में इसकी चर्चा होगी, और चर्चा होने के कम से कम 14 दिन पहले संबंधित न्यायाधीश को सूचित करना आवश्यक है। मतलब कि चर्चा होने से पहले 14 दिन पहले, याद रखिएगा 14 दिन पहले जिस भी न्यायाधीश पर आरोप लगे हैं उसको नोटिस देना आवश्यक है, ताकि वो अपनी बेगुनाही का सबूत दे सके। और मान लीजिए वो न्यायाधीश अपनी बेगुनाही का सबूत नहीं दे पाया, तो दोनों सदनों में जो ये प्रस्ताव है अगर 2/3 बहुमत से पास हो गया, कितनी बहुमत से, 2/3 बहुमत से पास होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाएंगे और उस न्यायाधीश को अपने पद से हटा दिया जाएगा। तो यह है पूरी न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया जो आपको पता होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दोनों को हटाने की प्रक्रिया सेम है। तो अब हम आगे देखते हैं। हमने अनुच्छेद 217 पढ़ लिया, 218 इम्पोर्टेंट नहीं है, 219 भी पढ़ लिया, शपथ पढ़ ली ना। उसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 220। तो इसमें क्या कहा गया है कि जिस व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने हाई कोर्ट में जज के रूप में कार्य किया है और अगर वो रिटायर हो जाए तो उसके बाद वो उसी उच्च न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। तो जिस उच्च न्यायालय में वो व्यक्ति जज के रूप में काम कर चुका हो उसी उच्च न्यायालय में वो वकालत नहीं कर सकता। हाँ, उसके अलावा वो किसी दूसरे उच्च न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है, पर उसी उच्च न्यायालय में जिसमें वो जज रहा हो उसमें वकालत नहीं कर सकता। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखेगा। तो अनुच्छेद 220 के बाद आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 221। तो इसमें न्यायाधीशों के वेतन के बारे में बताया गया है कि उनको सैलरी कितनी दी जाएगी। तो देखिए, जो आगे मैं आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से सुनिएगा। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का जो वेतन होता है वो राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, राज्य के संचित निधि से। पर उन्हें जो पेंशन दी जाती है वो भारत सरकार की, यानी कि भारत की संचित निधि से दी जाएगी। जो वेतन है वो तो राज्य की संचित निधि से दी जाएगी, पर जो पेंशन है वो भारत की संचित निधि से दी जाएगी। तो ऐसा क्यों किया जाता है?
मैं आपको एक उदाहरण की सहायता से समझाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो मान लीजिए एक न्यायाधीश हैं, वो भी पटना हाई कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर हैं, तो उन्हें वेतन कौन देगा? तो बिहार के संचित निधि से उनको वेतन दिया जाएगा। तो मान लीजिए 3 साल बाद उनका ट्रांसफ़र इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो गया, तो अब उन्हें वेतन कौन देगा? तो उत्तर प्रदेश के संचित निधि से दिया जाएगा। और अगर वो 2 साल बाद रिटायर हो गए तो उन्हें पेंशन कौन देगा? तो बिहार सरकार कहेगी कि उत्तर प्रदेश की सरकार दे, क्योंकि वहीं से वो रिटायर हुए हैं। पर उत्तर प्रदेश की सरकार कहेगी कि 3 साल तो इन्होंने बिहार में भी काम किया है, तो बिहार सरकार को भी देना चाहिए। तो इसी विवाद से बचने के लिए जो उनको पेंशन दी जाती है वो भारत की संचित निधि से दी जाती है, पर जो वेतन दिया जाता है जहाँ पर वो न्यायाधीश के पद पर हैं उसी सरकार द्वारा वेतन दिया जाएगा, पर जो पेंशन दी जाएगी वो भारत की संचित निधि से दी जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम देख लेते हैं किनको वेतन दिया कितना जाता है। तो जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उनको 2.5 लाख रुपये प्रति माह दिया जाता है, और जो उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश होते हैं उन्हें 2,25,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है, याद रखिएगा। अब हम आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर लें, आपको वहां पर इस वीडियो की PDF मिल जाएगी। तो अब हम देखते हैं अनुच्छेद 222। तो इसमें क्या कहा गया है कि न्यायाधीशों का स्थानांतरण यानी कि न्यायाधीशों के ट्रांसफ़र के बारे में बताया गया है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से ही स्थानांतरण किया जाता है, याद रखिएगा। करता कौन है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, पर किसकी सलाह पर किया जाता है? तो CJI यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण किया जाता है। ये अनुच्छेद 222 में कहा गया है। तो आगे देखते हैं अनुच्छेद 223। तो इसमें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बताया गया है कि मान लीजिए जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वो किसी कारणवश बीमार पड़ गए हों या उन्होंने अवकाश ले लिया हो, तो उनकी जगह पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है ये इसमें बताया गया है। तो मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति हाई कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। तो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है नियुक्ति। और किसको की जाती है? तो हाई कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को। जनरली देखा जाए तो हाई कोर्ट के सीनियर न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश के रूप में अस्थायी तौर पर नियुक्त किया जाता है, पर इसमें लिखा क्या गया है कि किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है हाई कोर्ट के। और किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 224। तो इसमें अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। तो जिस प्रकार हमने पढ़ा कि अगर मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो तो किससे बनाया जाएगा, और उसी प्रकार अगर जो अन्य न्यायाधीश हैं उनका पद रिक्त हो जाए तो उनकी जगह पर किसकी नियुक्ति की जाएगी, ये अनुच्छेद 224 में बताया गया है। तो राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ विचार विमर्श करके ऐसे व्यक्ति जो हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो उन्हें 2 वर्षों के लिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है, कितने वर्षों के लिए? तो याद रखिएगा केवल 2 वर्षों के लिए ही उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। तो मान लीजिए अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो कितने वर्षों के लिए कर सकते हैं? केवल 2 वर्षों के लिए, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा, याद रखिएगा। अब हम आगे देखते हैं। तो हमने जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे वो पढ़ लिए। आगे हम उच्च न्यायालय की शक्तियाँ और क्षेत्र अधिकार देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 225 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और अधिकारिता के बारे में। तो अनुच्छेद 225 के अनुसार जो राज्य के हाई कोर्ट हैं उनको भी कुछ अधिकार होंगे, यानी उनका क्षेत्र अधिकार होगा, उनके पास भी कुछ शक्तियां होंगी। तो आगे हम पढ़ेंगे कि रिट जारी करने का अधिकार होगा, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण का अधिकार, अभिलेखीय अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता और न्यायिक समीक्षा की अधिकारिता। इसमें से हमने जो अभिलेखीय अधिकारिता है ये तो पीछे ही पढ़ ली, अनुच्छेद 215 में मैंने आपको बताया ना अभिलेख अधिकारिता के बारे में। अब हम जो ये बाकी के अधिकार हैं इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो आगे अब हम देखते हैं अनुच्छेद 226, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें
उच्च न्यायालय को रिट जारी करने के अधिकार के बारे में बताया गया है। तो रिट क्या होती है ये मैंने आपको मौलिक अधिकारों वाली वीडियो में विस्तार से उदाहरण के साथ समझाया है। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो वो आपको पता होगा कि 5 प्रकार की रिट होती हैं। वो मैंने वहाँ पर आपको एग्जाम्पल की सहायता से समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देख लेना, पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाकर मौलिक अधिकार वाली वीडियो में मैंने वहाँ पर बताया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, और वहाँ आप जाकर रिट जारी करा सकते हैं। तो 5 प्रकार की रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, पर जो हाई कोर्ट है इसे मौलिक अधिकारों के अलावा भी अन्य मामलों में भी रिट जारी करने का अधिकार है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और अक्सर हम ये गलती कर देते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट टिक कर देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि रिट जारी करने के मामले में ज़्यादा शक्तियाँ किसके पास हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास या उच्च न्यायालय के पास। तो हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास होगी, पर नहीं, उच्च न्यायालय के पास रिट जारी करने के अधिकार की ज़्यादा शक्तियाँ हैं सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले में। सुप्रीम कोर्ट जो है वो केवल मौलिक अधिकारों के हनन होने पर ही रिट जारी कर सकता है, पर जो उच्च न्यायालय है वो मौलिक अधिकारों के अलावा भी अन्य मामलों में भी कुछ मामले हैं उनमें भी रिट जारी कर सकता है, इसीलिए इसके पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं। अब हम पढ़ लेते हैं। उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की दशा में ही प्राप्त है, जबकि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की उल्लंघन की स्थिति में तो रिट जारी कर ही सकता है, इसके अलावा भी वो सामान्य कानूनी अधिकारों के मामले में भी रिट जारी कर सकता है। ये याद रखेगा कि ज़्यादा शक्ति किसके पास है रिट जारी करने की, तो हाई कोर्ट के पास है। अब हम आगे देखते हैं अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण करने का अधिकार। तो अनुच्छेद 227 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय को अपने अधीन आने वाले सभी न्यायालयों का अधीक्षण करने का अधिकार है। तो इसके अधीन जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं उनका अधीक्षण, उनका जांच पड़ताल करने का अधिकार है उच्च न्यायालय को, ये इसमें कहा गया है। और आगे अनुच्छेद 228 में क्या कहा गया है कि उच्च न्यायालय अपने राज्य के 70 न्यायालयों में, यानी कि जो उसके राज्य में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट हैं, वहाँ पर अगर कोई भी मामला है तो उसे वो डायरेक्ट अपने पास मंगवा सकता है। ये उच्च न्यायालय के पास अधिकार है, याद रखेगा। तो आगे अब हम 2 और अधिकार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला है अपील या क्षेत्राधिकार। तो अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं होते तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, और हाई कोर्ट को अपील सुनने का अधिकार है। यही इसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध दीवानी तथा फौजदारी, दीवानी क्या होता है, पैसे और संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई मामला, और फौजदारी मारपीट और झगड़े से संबंधित कोई मामला। तो दीवानी तथा फौजदारी दोनों प्रकार के मामलों में अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है किसे, उच्च न्यायालय को। उसके बाद है प्रशासकीय क्षेत्र अधिकार। तो उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्ति, पदोन्नति यानी कि प्रमोशन तथा छुट्टियां, इसके संबंध में नियम बनाने का भी अधिकार है उच्च न्यायालय के पास। तो यहाँ पर हमने सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद और उच्च न्यायालय की शक्तियाँ पढ़ ली। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो पहला प्रश्न है कि 2 या अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। तो राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है, राज्यपाल द्वारा, या संसद में कानून बनाकर। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी कि संसद में कानून बनाकर। अगला प्रश्न देखते हैं कि गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में आता है। तो हमने पढ़ा था ना, संयुक्त उच्च न्यायालय वाली स्लाइड में देखा था। तो गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में आता है, तो जाहिर सी बात है किसके, बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में आता है। उसके बाद देखते हैं कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो जब ये प्रश्न आया था तो उस समय 24 उच्च न्यायालय थे, पर आपको वर्तमान में बताना है। तो वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 25 हैं, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं कि किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं। तो ये हमने पढ़ा था संबंधित राज्य की संचित निधि से, किसकी, संबंधित राज्य की। और अगर उनकी पेंशन की बात की जाए तो वो होती भारत की संचित निधि से, पर यहाँ पर बात की गई है वेतन की, तो वेतन है संबंधित राज्य की संचित निधि, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करते हैं। तो
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लेते हैं और संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लेते हैं और संबंधित राज्य के राज्यपाल से भी परामर्श लेते हैं। तो तीनों से परामर्श लेते हैं, इसीलिए ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति अधिक से अधिक कितने समय तक कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो अतिरिक्त कार्यवाहक न्यायाधीश थे उनकी नियुक्ति अधिक से अधिक कितने समय के लिए की जा सकती है। तो 2 वर्ष के लिए की जा सकती है, अधिक से अधिक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या है। तो अधिकतम उम्र सीमा कितनी है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की? 62 वर्ष। अगर यही पूछा होता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की तो होता 65 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में आते हैं। तो किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में आते हैं? हमने पढ़ा था कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में आते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अब हम आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए। तो वकालत का अनुभव कितना होना चाहिए? तो 10 वर्ष तक अनुभव होना चाहिए, हमने पढ़ा था। अगला प्रश्न है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है तो किसे वो अपना त्यागपत्र देता है? मैंने आपको बताया था कि नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बम्बई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय, इनकी स्थापना एक ही साथ हुई थी और इन उच्च न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था किस वर्ष हुई थी। तो 1862 में हुई थी इन तीनों की स्थापना, और सबसे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अब हम आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर ही हटाया जा सकता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? उपर्युक्त दोनों, यानी कि कदाचार और असमर्थता, इन दोनों ही प्रमाणित आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ। तो इसका सही जवाब क्या होगा? हमने शुरू में ही पढ़ा था बम्बई, मद्रास व कलकत्ता, इन तीनों में ही भारत की सबसे पहले उच्च न्यायालय की शुरुआत हुई थी। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।